प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास की अंतरा से एक और लेसन लेकर आए हैं, खाना बदोश। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि खाना बदोश ये जो कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित, इसमें खाना बदोश का क्या अर्थ होता है? खाना बदोश का अर्थ होता है वो लोग जिनके अपने घर बार नहीं होते, यानी कि उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता। वो काम की तलाश में जहाँ उन्हें काम मिलता है वहीं पर चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ समय काम करते हैं, रहते हैं, और जब वहाँ का काम समाप्त हो जाता है तो किसी और काम की तलाश में आगे चल देते हैं। तो ऐसे लोगों को खाना बदोश कहते हैं। तो आज की इस कहानी में लेखक हमें क्या बताते हैं? इस कहानी में मजदूरों के जीवन संघर्ष का मतलब कि उनके जीवन में ये संघर्ष हमेशा बना रहता है कि उनको काम की तलाश है और उनके परमानेंट घर नहीं है, और उनके शोषण की व्यथा का मतलब है कि कैसे कमज़ोर वर्ग, मजदूर वर्ग का जो पूंजीपति वर्ग है वो कैसे शोषण करता है। व्यथा का अर्थ होता है दुख। तो उनकी इस दुख को, इस व्यथा को इस कहानी में दिखाया गया है। मजदूर वर्ग क्या चाहता है? मेहनत और ईमानदारी से सम्मान का जीवन जीना चाहता है। यानी कि जो मजदूर वर्ग है वो चाहता तो ये है कि वो मेहनत करे ईमानदारी से और सम्मान का जीवन जिए, लेकिन जो पूंजीपति वर्ग है वो उसका शोषण कर उसे परेशान करता है। यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं या जो पूंजीपति लोग हैं वो इनकी मजदूरी है या इनका शारीरिक शोषण है कि जिस प्रकार से भी वो इनको परेशान कर सकते हैं वो करते हैं। तो आओ आज हम इस पाठ की रूपरेखा पर, इसके परिचय पर, कि इस कहानी में क्या बताया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। तो हम कहानी को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे मुख्य बिंदुओं के आधार पर। पाठ शुरू होता है कि भट्टे में ईंटों को पकाने की तैयारी हो रही है। पहला बिंदु है, पाठ जब शुरू होता है तो भट्टा होता है जहाँ पर मिट्टी से बनाई हुई कच्ची ईंटों को उसमें पकाया जाता है, और उसको पकाने के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की जाती है। और उसमें क्या होता है कि ईंटों को पकाने के लिए भट्टे में लगा दिया जाता है, और मोरियां होती हैं उसमें जगह जगह होल बनाए जाते हैं जहाँ से उसमें कोयला, लकड़ी, बुरादा ये सब उसमें भर दिया जाता है, और फिर उसमें आग लगा दी जाती है और चिमनियों से धुआं निकलने लगता है। यहाँ से पाठ शुरू होता है। फिर दूसरा पॉइंट है, भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार। भट्टा मालिक जो है उसका नाम है मुख्तार सिंह और ठेकेदार है असगर। उसकी निगरानी में ये भट्टे का काम चल रहा है। अब अगला पॉइंट है कि मानो और सुकिया का गांव से भट्टे पर काम करने के लिए आना। अभी कुछ समय पहले मानो और सुकिया इस भट्टे पर काम करने के लिए आए हैं। तो ये लोग यहाँ पर ईंट बनाने का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी कर गांव से भट्टे पर रहने के लिए आ गए हैं। अब भट्टों पर इनके कोई घर नहीं होते हैं, वहाँ पर ये लोग छोटी छोटी झोंपड़ियों में मजदूरों का रहना, इनके लिए वहीं पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना दी जाती हैं मजदूरों की, और उन्हीं में ये बेचारे झुक कर घुसते हैं, वहीं पर बाहर खाना बना लेते हैं और फिर उन्हीं झोपड़ियों के अंदर सो भी जाते हैं। बाहर इनको, क्योंकि भट्टे गांव से, शहरों से दूर लगाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर इनको जंगली जानवरों का भी डर बना रहता है। ये सारा जब आप पाठ को रीड करेंगे तो इन पॉइंट्स के आधार पर आपको पाठ समझ आता चला जाएगा। अगला पॉइंट है,
मानो का यहाँ पर मन ना लगना, और वो क्या कहती है कि अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। ये एक पंक्ति आई है, इसमें कई बार आशय स्पष्ट करना भी आ जाता है, तो इस पर हमें ध्यान देना है कि मानो का मन क्यों नहीं लग रहा वहाँ पर। क्यों नहीं लग रहा मानो का मन? क्योंकि वो एक तो अपना गांव छोड़कर आ गई है भट्टे पर काम करने के लिए, दूसरा उसे लगता है कि अपने देश की रोटी यानी कि अपने गांव की या अपने परिवार की वो परदेश के पकवानों से अच्छी होती है, यानी कि वो यहाँ आकर खुश नहीं है क्योंकि वो अपने घर से दूर आ गई है। तो इसलिए ये एक पंक्ति आई है, इसका आशय स्पष्ट करो भी आ जाता है कि अपने घर की अपने देश की सूखी रोटी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सूबे सिंह का भट्टे पर आना। एक दिन क्या होता है कि जो भट्टा मालिक हैं उनके बेटे हैं ये सूबे सिंह, वो आ जाते हैं भट्टे पर। उनके पिता को किसी काम से जाना था तो वो ना आकर सूबे सिंह का भट्टे पर आना। अब वो जब भट्टे पर आते हैं तो उनकी निगाह किसनी पर पड़ती है। किसनी यहाँ पर एक मजदूर ही है और महेश उसके पति का नाम है, तो किसनी पर उसकी बुरी नज़र पड़ती है और वो क्या करते हैं, उसको अपने दफ्तर के काम में उसको लगा देते हैं। अब सूबे सिंह जो है वो किसनी पर बुरी नज़र रखता है, यानी कि यहाँ पर लेखक का इशारा है कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग उन्हें अपने हिसाब से चलाता है, उनका शोषण करता है, यहाँ तक कि उनका शारीरिक शोषण की ओर भी यहाँ पर इशारा है। तो ये सारा देखकर जो मजदूर लोग हैं दूसरे, उनमें कानाफूसी हो जाती है, फुसफुसाहट होने लगती है। कहने का अर्थ है कि किसनी जो है अब गारे मिट्टी का काम नहीं करती, भट्टे पर ईंटें बनाने का काम नहीं करती, वो सूबे सिंह के दफ्तर में ही लगी रहती है। तो जो मजदूर हैं दूसरे, उनका ध्यान इस ओर जाता है और वो आपस में तरह तरह की बातें बनाते हैं। अगला पॉइंट है मानो के मन में पक्की ईंटों को देखकर अपने लिए। ये इस पाठ की मुख्य थीम है यहाँ पर। मतलब मानो यहाँ पर एक मुख्य पात्र भी है इस कहानी का। वो पक्की ईंटों को देखकर अपने लिए एक पक्की ईंटों का घर बनाने का ख्याल उसके मन में आना। जब वो भट्टे से पक्की हुई ईंटें निकालते हैं, देखते हैं, तो जो मानो है उसके मन में ख्याल आता है कि जब हम इतनी अच्छी सुंदर ईंटें बनाते हैं, पक्की पक्की लाल ईंटें देखकर उसके मन में एक ख्याल आया कि क्या हम अपने लिए एक पक्का घर नहीं बना सकते। तो उसके मन में अपना एक घर बनाने का ख्याल आता है और वो इस ख्याल को लेकर चाहती है कि हम इतने पैसे जमा करें, खूब मजदूरी करें, मेहनत करें, दिन रात काम करें और अपने लिए एक पक्की ईंटों का घर बनाएं। फिर क्या होता है, सुकिया जो मानो का पति है वो मानो को समझाता है। क्या समझाता है? जब मानो के मन में ख्याल आया पक्की ईंटों का घर बनाने का, तो वो उसको समझाता है। ये भी एक आशय स्पष्ट करो में आ जाती है ये पंक्ति। क्या समझाता है? गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। यानी कि इन मजदूरों के लिए अपना घर बनाना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब इनके पास पैसे ही नहीं है, रोज़ की मजदूरी करते हैं, उसे खा लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बचा पाते हैं, जिससे घर बनाना बहुत मुश्किल है। तो वो उसे समझाता है। क्या समझाता है? कि गांठ में नहीं है पैसा, यानी कि अपने पास पैसा तो है नहीं और चले हैं हाथी खरीदने, यानी कि बहुत बड़ा महंगा मुश्किल काम करने। हाथी खरीदने से यहाँ पे मतलब है कि हाथी थोड़े पैसों में तो आता नहीं है, उसी प्रकार उनके लिए घर बनाना भी मुश्किल काम है। नेक्स्ट पॉइंट है
सूबे सिंह का मानो को बुलाना। अब यहाँ पर देखिए कहानी में क्या होता है कि जो किसनी सूबे सिंह की बातों में आ गई थी, एक दिन उसकी तबीयत खराब थी, तो सूबे सिंह क्या करता है, उसकी निगाह मानो पर पड़ती है। अब वो उसको मानो को बुलाता है अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, और इस बात को किसनी भी समझती है, नहीं, मानो भी समझती है, मानो का पति सुकिया भी समझता है, और एक मजदूर और है उनके साथ, जसदेव, जो मानो और सुकिया के साथ काम करता है। वो भी समझता है कि सूबे सिंह जो है वो बुरी नज़र रखने के लिए मानो को अपने दफ्तर में बुला रहा है। तो वो उसको ना जाने देकर जसदेव जो है वो ऑफिस में चला जाता है सूबे सिंह के, कि मुझे बताइए, मैं काम कर देता हूँ आपका। लेकिन सूबे सिंह को ये देखकर कि मानो तो आई नहीं और उसकी जगह पर जसदेव आ गया, वो जसदेव पर बहुत गुस्सा करता है और जसदेव को यहाँ तक खूब मारता है, मार खाना जसदेव का। और ये देखकर जो सारे मजदूर हैं वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है कि सूबे सिंह ने मानो के ना आने पर जसदेव जो चला गया उसकी जगह, तो उस पर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया और उसको भला बुरा कहा, गालियाँ दी और उसको खूब मारा। तो इतना मारा उसको कि उसकी हालत ख़राब कर दी। तो यहाँ पर सारे मजदूर जो हैं वो डर जाते हैं और सुकिया और मानो जो है वो जसदेव की सेवा करते हैं। जब देखते हैं कि सुकिया और मानो जब ये देखते हैं कि जसदेव को उनकी वजह से ही मार पड़ी है, तो वो उसको उठाकर झोपड़ी में ले आते हैं और उसकी थोड़ी हल्की फुल्की दवा दारू करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सूबे सिंह ने जब देखा कि मानो को बुलाने पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसने जसदेव के जाने पर उस पर बहुत ही गुस्सा किया और उसको बुरी तरीके से मारा। नेक्स्ट पॉइंट है मानो का जसदेव को खाना देना। अब यहाँ पर जब देखती है मानो कि जसदेव को इतनी मार पड़ी उसकी वजह से, तो वो जब शाम को खाना बनाती है तो उसके मन में आता है कि जसदेव तो आज खाना बना नहीं सकता। जसदेव क्योंकि उम्र में भी छोटा था और अकेला था, तो वो देखती है कि मैंने खाना बनाया है तो मैं जसदेव को भी खाना दे दूं। तो सुकिया जो है, जो उसका पति है, वो उसको मना भी करता है कि तुम उसके लिए खाना लेकर जाओगी तो वो तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएगा क्योंकि वो ब्राह्मण है। ऊंची जाति का होने के कारण उसका खाना खाने से इनकार कर देना। अब यहाँ पर लेखक का इशारा जात पात और छुआछूत की तरफ भी है कि मजदूर है, साथ काम करता है, लेकिन फिर भी उसने मानो के हाथ का बना हुआ खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मानो जो है वो छोटी जाति से संबंध रखती है। तो यहाँ पर लेखक का इशारा इस ओर भी रहा है कि ब्राह्मण जाति का होने के कारण जसदेव ने मानो के हाथ का खाना नहीं खाया, जबकि मानो ने ये भी कहा कि हमारे बीच में ये ब्राह्मण कहाँ से आ गया, हम तो एक साथ काम करते हैं, तुम्हें भूख भी लगी होगी और मैं तुम्हें खिलाए बिना खा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी वजह से ही इतनी मार खाई। लेकिन उसके बावजूद जसदेव जो है वो खाना नहीं खाता। अगला पॉइंट है सूबे सिंह का मानो और सुकिया को परेशान करना। अब जब सूबे सिंह को ये समझ आ गया कि मानो उसके जाल में फंसने वाली नहीं है और सुकिया उसको ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि मानो भी ये चाहती थी कि वो किसनी नहीं बनना चाहती, किसनी के साथ जो भी कुछ हुआ, लेकिन मानो ये चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो इज्जत के साथ जिए। तो वो क्या करता है, सूबे सिंह अब उनको तरह तरह से परेशान करने लगता है और यहाँ तक कि उनकी बनाई हुई कच्ची ईंटों को तुड़वा देता है रात को। अब जो रात भर पहले दिन उन्होंने पूरा काम किया था, ईंटें कच्ची बनाकर उन्होंने दीवार बना दी थी ऊंची,
सुबह जब वो जल्दी उठकर जाते हैं, देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो आंधी तूफान आया नहीं, लेकिन फिर ये सारी ईंटें कैसे टूट गई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनको रोन दिया हो ईंटों को। कहने का मतलब है कि वो ईंटें जो हैं वो सूबे सिंह ने जानबूझकर साजिश के तहत तुड़वा डाली थी। और जो असगर ठेकेदार था उसने क्या बोला कि मजदूरी जो है टूटी हुई ईंटों की नहीं मिलेगी। यानी कि मानो और सुकिया और जसदेव जिन्होंने मिलकर ये काम किया था, अब वो उन टूटी हुई ईंटों की मजदूरी भी उनको नहीं मिलेगी। तो इस बात से वो मानो भी और सुकिया भी बहुत परेशान हुए और जसदेव जो है वो चुपचाप खड़ा देखता रहा। यानी कि जसदेव को अब ये समझ आ गया था कि हम जो है इस पूंजीपति वर्ग से टक्कर नहीं ले सकते और चुपचाप रहने में और शांत रहने में ही उसकी भलाई है। अब लास्ट में क्या होता है, मानो और सुकिया का दुखी मन, अब वो इतने दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने ये तय कर लिया कि वो ये भट्टा छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि वो इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो मानो को किसने की राह पर नहीं चलाना चाहता था सुकिया, इसलिए उनका मन बहुत दुखी हुआ। लेकिन उन्होंने क्या फैसला लिया कि वो भट्टा छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और अधूरे सपने लिए किसी और अनजानी मंजिल की तलाश में। क्योंकि ये खाना बदोश लोग थे, तो इनका अपनी क्या थी इनकी मंजिल कि हम भी अपना एक घर बनाएंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर इनका ये सपना पूरा होने वाला नहीं है, तो ये खाना बदोश लोग यहाँ से छोड़कर, इस भट्टे को छोड़कर किसी और अनजानी मंजिल की तलाश में निकल पड़े। तो ये कहानी थी। जब आप इसको पढ़ेंगे पुस्तक से तो आपको इन बिंदुओं के आधार पर समझते हुए पूरा पाठ आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।